नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज समझते हैं। कभी सोचा है कि कानून अपराधियों की काली कमाई का पता कैसे लगाता है? भारत के नए आपराधिक कानून में एक खास सेक्शन है, धारा 116, जो असल में इसी काम के लिए बनाया गया है। आइए देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है ना? कानून उस प्रॉपर्टी को ढूंढता और पहचानता कैसे है जो गैर कानूनी पैसे से खरीदी गई हो। देखिए, ये सिर्फ पैसे का पता लगाना नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम को समझने की बात है जो अपराधियों को उनकी काली कमाई तक पहुंचने से रोकता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि धारा 116 का असली मिशन क्या है। इसका एक और सिर्फ एक ही मकसद है, अपराध से कमाई गई संपत्ति की पहचान करना, बस। अच्छा, तो ये अवैध रूप से अर्जित संपत्ति होती क्या है? इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट जो गैर कानूनी तरीकों से, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी से आई हो। यही वो चीज है जिसके चारों ओर ये पूरा कानून घूमता है। अब देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को चलाता कौन है। यहां पर ना एक टू पार्ट सिस्टम काम करता है, मतलब इसमें कोर्ट और पुलिस दोनों की भूमिकाएं बिल्कुल साफ साफ बटी हुई हैं। यहां पर पावर का डिवीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, कोर्ट का काम है जांच का निर्देश देना, मतलब ऑर्डर देना, और पुलिस का काम है उस ऑर्डर को अमल में लाना, मतलब जमीन पर जाकर उस प्रॉपर्टी को खोजना। एक आदेश देता है, दूसरा उस पर काम करता है। कानून में इस एक लाइन पर जरा गौर कीजिएगा। जांच करने वाला अधिकारी कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए। ये छोटी सी बात दिखाती है कि इस काम को कितनी गंभीरता और कितनी जिम्मेदारी के साथ लिया गया है। तो कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया। अब पुलिस के हाथ में क्या क्या कानूनी हथियार हैं, मतलब वो क्या क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जांचकर्ता के पास बेसिकली 3 मुख्य अधिकार हैं। वो किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं, मामले की गहराई से छानबीन, मतलब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और किसी भी जगह का सर्वे या सर्वेक्षण कर सकते हैं। यही 3 कदम जांच की रीढ़ की हड्डी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रक्रिया आखिर शुरू कैसे होती है। इसके 2 मेन ट्रिगर हैं, या तो कोर्ट सीधे सीधे ऑर्डर दे सकता है, या फिर किसी दूसरे देश या जुरिस्डिक्शन से एक फॉर्मल लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आ सकता है, जिसके बेसिस पर यहां जांच शुरू की जा सकती है। ये कानून जांचकर्ताओं को कितनी पावर देता है? असल में इसका दायरा बहुत ही बड़ा है। ये एक तरह से अपराधियों के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाने जैसा है, ताकि कोई भी संपत्ति कहीं भी छिपी न रह सके। इस जांच का दायरा इतना बड़ा रखा गया है कि इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है। कोई भी जगह, कोई भी संपत्ति, कोई भी डॉक्यूमेंट, बैंकों के खाते, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कुछ भी। इसका मतलब साफ है, अपराधियों के लिए अपनी संपत्ति छिपाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। अच्छा, जब जांचकर्ताओं के पास इतनी पावर है, तो इस पर कोई निगरानी भी तो रखता होगा, है ना? यहीं पर इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, और वो है कोर्ट की निगरानी। और देखिए, यहां सबसे जरूरी बात यही है कि पुलिस की शक्तियां अनलिमिटेड नहीं है। कानून ये साफ साफ कहता है कि कोई भी जांच, कोई भी पूछताछ या सर्वेक्षण सिर्फ और सिर्फ कोर्ट द्वारा दिए गए स्पेसिफिक निर्देशों के मुताबिक ही किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस है। तो कुल मिलाकर देखें तो धारा 116 अधिकारियों को अपराध की कमाई का पता लगाने के लिए एक बिल्कुल साफ, एक स्ट्रक्चर्ड और कोर्ट के द्वारा निर्देशित रास्ता तैयार करके देती है। इससे यह तय होता है कि पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में ही रहे। तो ये कानून न्याय के लिए एक बहुत पावरफुल टूल तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली सवाल ये उठता है कि असल में जमीन पर इस शक्ति को बैलेंस कैसे किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।